गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आज आपका नया सेशन और नया टॉपिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 टू 1815। आधुनिक विश्व का इतिहास 1453 से 1815। आधुनिक विश्व का इतिहास हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 टू 1815, 1453 से 1815। इसको हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, जैसे 1453 से 1815 और 1815 से उसके बाद 1945। इसको हम विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं और जहां जहां ये बीए जैसे सेकंड फोर्थ सेमेस्टर में ये एनईपी के तहत लगा हुआ है, इसके अलावा जो और परीक्षाएं हैं उनमें भी ये लगा हुआ है। एमए में भी ये कहीं कहीं एनईपी में लगा हुआ है, प्राइवेट में भी लगा हुआ है। तो इस पेपर को विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं और ये सभी के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इसको डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही एस्पेक्ट से पढ़ाएंगे कि किसी प्रकार का कोई प्रश्न इससे नहीं छूटे। आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले जो इसका सिलेबस है और जो हमारा पैटर्न रहता है कि सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझा जाए, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो उससे पहले नक्शा बनाया जाता है। ठीक है? वैसा ही सिलेबस जो होता है वो हमारे सारांश का भी सारांश होता है, अर्थात हमें जो पढ़ना है उसका एक झलक हमें सिलेबस में मिलती है। ये हमारी बाउंड्री तय करता है, हमारा सिनेरियो तय बनाता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तब तो हम जाते हैं कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले सिलेबस, और आप लोग सभी लोग एक मेरी बात मानोगे, इस सिलेबस को सभी लोग क्या करोगे, जहां इसको आप अपने हैंड रिटन में लिखिए और जहां आप पढ़ते हो वहां पर इसको चस्पा कर लीजिए। अपना जो स्टडी रूम है जहां आप पढ़ते हो वहां पर इसको चस्पा कर लीजिए। इससे 5-7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हर सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में हमारे दिमाग में रहता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तब फिर हम ध्यान रखते हैं कि हमें कैसे कैसे और कहाँ से पढ़ना है। इसलिए सभी लोग क्या है, इसको लिख लोगे और लिख करके जहाँ पढ़ते हो स्टडी रूम में वहां पर अपना सामने इसको चस्पा कर लोगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसी पहली आपकी यूनिट है रेनिशा, रेनिशेंस, इट्स कॉज, फ्यूचर एंड इफेक्ट। रेनिशेंस, इट्स कॉज, फ्यूचर एंड इम्पैक्ट। पुनर्जागरण के कारण, विशेषता, पुनर्जागरण के उदय के क्या कारण थे, पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ। ठीक है? और पुनर्जागरण में किन-किन तत्वों ने मुख्य रूप से भूमिका निभाई, अर्थात किन-किन ने उसके उदय में अपना योगदान दिया, उसके बाद में उसके फीचर, उसकी विशेषताएँ क्या-क्या हैं और फिर इसका यूरोप, इटली, यूरोप और समस्त विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। इसमें ध्यान दीजिए कि पहला है पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण सबसे पहले इसकी एक बढ़िया परिभाषा, पुनर्जागरण जैसे 2 शब्दों से मिलके बना है, पुनः और जागरण, ठीक है? उसकी चर्चा करेंगे। फिर पुनर्जागरण की शुरुआत 14वीं शताब्दी में इटली से होती है, 15वीं शताब्दी में ये आल्प्स पर्वत को पार करता है और 16वीं शताब्दी में ये समस्त यूरोप में फैल जाता है, ठीक है? तो इसको क्या करेंगे, इसको हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। ये आपका ये 14वीं शताब्दी इटली में शुरू होती होती है और 15वीं शताब्दी में ये आल्प्स पर्वत को पार करता है और 16वीं शताब्दी में ये समस्त यूरोप में फैल जाता है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे इसको, ये समस्त यूरोप को अपने प्रभाव में ले लेता है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका एक मैप बना करके, जिनको डिस्क्रिप्टिव लिखना है या जिनको ऑब्जेक्टिव समझना है उसके लिए ये बेहतर इसका एक फ्लो चार्ट रहता है। एक डायग्राम बना सकते हैं इसका। अब और तरीके से भी इसका डायग्राम बनता है, जब क्लास लेंगे तो उसको विस्तार से बताएँगे। तो पुनर्जागरण का पहले इसका भाव स्पष्ट होना चाहिए, उसके बाद में आपके कारण क्या हैं, तो इसके जितने भी 8-10 कारण हैं उनकी चर्चा करेंगे। 1453 में कुस्तुतनिया पर तुर्कों का अधिकार और वहाँ से जो मार्ग था एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला वो अवरुद्ध हो जाता है। फिर भौगोलिक खोजें, फिर मानववाद, चर्च के खिलाफ जो गतिविधियाँ थीं, चर्च की जो गतिविधियाँ थीं उसके खिलाफ आक्रोश, असंतोष, ठीक है?
बहुत सारी और उस समय मुद्रण, ये जो कारण हैं उनका विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर इसकी क्या-क्या विशेषताएँ थीं, मानववाद है, व्यक्तिवाद है, ठीक है? आपका साहित्य का ये सब जो जितनी भी साहित्य के कला के क्षेत्र में जितना भी विकास होता है, क्या-क्या विशेषताएँ हैं इसकी उसकी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसका फिर प्रभाव सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और विश्व पर इसका क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से ये समस्त विश्व को प्रभावित करता है, ठीक है? तो इसकी चर्चा करेंगे विस्तार से। इसी में ये नेक्स्ट आपका टॉपिक है और वो है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन और मार्टिन लूथर किंग की भूमिका। रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन यूरोप एंड रोल ऑफ मार्टिन लूथर। अब होता क्या है कि पुनर्जागरण हुआ है, पुनर्जागरण के जब होता है तो लोगों को अपनी चेतना आती है, ठीक है? चेतना जब आती है, उनके चेतना का विकास होता है और जब आत्मचिंतन की प्रक्रिया बढ़ती है, पुस्तकों का मिलना आसान हो जाता है, लोगों की जो अंधविश्वास है वो कम होने लगते हैं, तार्किकता बढ़ने लगती है और उसी के क्रम में क्या है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है? रिलिजन रिफॉर्म की शुरुआत होती है और उसको करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, वो की है मार्टिन लूथर ने। तो मार्टिन लूथर के संदर्भ में हमें इस यूनिट को पूरा पढ़ना होगा कि जो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हो रहे हैं, उसमें मार्टिन लूथर किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं। किस तरीके से चर्च के जो गतिविधियाँ थीं, चर्च के जो अत्याचार थे, उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाते हैं, पाप मोचक पत्रों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। बहुत सारी जो गतिविधियाँ हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, किस तरीके से यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन होता है और मार्टिन लूथर उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। थर्ड यूनिट है ग्लोरियस क्रांति, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ये आपका 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या इसको शानदार क्रांति क्या है? शानदार क्रांति, ये आपकी ब्रिटेन में होती है, इंग्लैंड में शानदार क्रांति होती है 1688 में और बिना किसी रक्त रंजित हुए और यहाँ पर सत्ता का परिवर्तन हो जाता है और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। संसदीय लोकतंत्र है, लेकिन कैसा है वहाँ पर? राजनीतिक लोकतंत्र की बात की जाती है, वहाँ गणतंत्र नहीं है क्योंकि वहाँ पर राजा जो है आज भी जो है राजा जो है, वो वहाँ का शासक होता है। मुख्य पदाधिकारी के रूप में राजा होता है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, वहाँ पर राजा होता है, तो वहाँ पर राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है 1688 के बाद में और इसको शानदार क्रांति इसलिए कहा जाता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई युद्ध या रक्त रंजक घटनाएँ नहीं होती हैं और ये इंग्लैंड में होती है। तो सीधे-सीधे प्रश्न बन जाता है कि शानदार क्रांति या ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था और इसे क्यों ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है? इसके बाद इसकी जो लंबी गतिविधि हैं, उनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन 18th सेंचुरी। 18 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति होती है, ठीक है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है और इसकी शुरुआत भी ब्रिटेन से होती है। इसकी शुरुआत भी ब्रिटेन से होती है, इंग्लैंड से होती है। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से होती है, ऐसी कौन-कौन सी परिस्थितियाँ थी, ऐसी कौन-कौन सी कारण उत्तरदायी थे कि अन्य देशों में भी ये परिस्थितियाँ थी या नहीं थी या ब्रिटेन में ही ये क्रांति क्यों होती है? तो ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ थीं जो ब्रिटेन को सपोर्ट कर रही थी, अन्य यूरोप के राज्यों को या देशों को सपोर्ट नहीं किया उन्होंने, इसलिए सर्वप्रथम क्रांति जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, वो ब्रिटेन में होता है, ठीक है? और ये किस तरीके से फिर यूरोप की घटनाओं को प्रभावित करता है? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है और यहाँ से क्या है डिमांड और सप्लाई अर्थात इनको कच्चा माल चाहिए, कच्चे माल के लिए और जो निर्मित माल है उसके लिए बाजार चाहिए। तो यहीं से क्या है, यहीं से साम्राज्य विस्तार की उपनिवेशवाद और साम्राज्य विस्तार की प्रतिक्रिया क्रिया शुरू हो जाती है। यहीं से उपनिवेशवाद की और साम्राज्यवाद की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है? तो जो औद्योगिक क्रांति है इसी के साइड इफेक्ट होते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी इस ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है? तो इसको पढ़ेंगे हम जो है और फिर अन्य जो यूरोपीय राष्ट्र हैं या और विश्व के राष्ट्र हैं, उनको किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है उन पर और किस तरीके से ये उनको प्रभावित करती है। इसी का एक इसी क्रम में आपका नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1775 से लेकर के 1783 ठीक है? अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष।
ठीक है? तो अमेरिकी क्रांति को यहाँ पर पढ़ेंगे कि अमेरिका जो है वो ब्रिटेन का गुलाम था, ब्रिटेन उसका उस पर शासन था, ठीक है? तो किस तरीके से वहाँ पर वो स्वतंत्रता की माँग उठती है और किस तरीके से अमेरिका स्वतंत्र होता है। और इसी की एक फ़ेमस कोटेशन है जो पूछी जाती है बार-बार जो है कि किस क्रांति के तहत या किस घटना के तहत कहा गया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? तो ब्रिटेन के लोगों को जो अमेरिका के लोग थे, जो ब्रिटेन के लोग अमेरिका में रहते थे, वो जो वहाँ पर गए थे, उनको ब्रिटेन की संसद में प्रतिनिधित्व नहीं था। उनकी संसद में उनको राइट नहीं था वोट देने का या वहाँ पर अपना प्रतिभाग करने का, तो उन्होंने कहा कि आपको हमारे ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार कब कैसे हो गया? जो लोग जहाँ हम वोट देंगे, जहाँ हमारे प्रतिनिधि होंगे, वही लोग तो हमारे ऊपर कर लगाएँगे। जैसे हम भारत की बात करते हैं, तो भारत के लोगों पर टैक्स इम्प्लीमेंट करने का, टैक्स लगाने का जो अधिकार है, वो भारतीय संसद को है। ठीक है? या राज्य की विधानसभाओं को राज्य के स्तर पे जो है, ठीक है? अब कोई 2 विदेशी कैसे लगा सकता है? तो वही अमेरिका के लोगों ने विरोध किया और उसी में आपका ये स्वतंत्रता संघर्ष शुरू होता है और वहीं पर बोस्टन की टी पार्टी और जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बनता है, तो बोस्टन टी पार्टी क्या थी? ठीक है? ये सब चीज़ों की इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या-क्या कारण उत्तरदायी थे, ठीक है? और इसका स्वरूप कैसा था, मध्यवर्गीय स्वरूप था या राजनीतिक स्वरूप था, क्या स्वरूप था इसका, उसकी चर्चा करेंगे और फिर इसके अमेरिका, यूरोप और विश्व पर क्या प्रभाव पड़े, उसकी चर्चा करेंगे। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति, इसके कारण, महत्व और विश्व पर इसका प्रभाव। French Revolution caused significance and impact of world। तो फ्रांस की जो क्रांति है, फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? उसके 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है, उसके लिए क्या-क्या कारण उत्तरदायी थे? राजनैतिक कारण क्या थे? आर्थिक कारण क्या थे? सामाजिक कारण क्या थे? ठीक है? दार्शनिकों की भूमिका क्या थी? चिंतकों की भूमिका क्या थी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अर्थात वैश्विक घटनाओं का इस पर क्या प्रभाव पड़ा? और इसका तात्कालिक कारण क्या था? जैसे नेपोलियन ने कहा था, नेपोलियन कहता है कि अगर रूसो न होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। इसी प्रकार कोटेशन कही गई है कि फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि समानता के लिए हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि समानता के लिए हुई थी, क्योंकि वहाँ भी समाज जो है वो 2 वर्गों में बँटा हुआ था। एक सुविधाभोगी वर्ग था और एक सुविधा विहीन वर्ग था। ठीक है? तो इस टाइप की जो गतिविधियाँ थी उसके खिलाफ यहाँ पर आक्रोश, असंतोष पैदा होते हैं और ये सभी कारण मिलकर के फ्रांसीसी क्रांति को उत्पन्न करते हैं, उसके लिए उत्तरदायी कारण बनते हैं। फिर इसका आता है कि इसका महत्व क्या था, इम्पोर्टेंस क्या था? फ्रांस के संदर्भ में, यूरोप के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में इसका क्या महत्व था और लास्ट में इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? किस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को प्रभावित किया? जैसे स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व ये ऐसा नहीं कि भारत में पहले नहीं थे या उनमें नहीं थे, लेकिन इसका क्या है ये स्लोगन बन जाता है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व 3 चीज़ों की डिमांड इस क्रांति में होती है और आगे चल कर के अन्य देशों में जो स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होते हैं, उसमें भी ये जो माँग होती है उनकी उसमें शामिल हो जाता है कि हमें स्वतंत्रता दीजिए, समानता दीजिए और भ्रातृत्व की भावना की बात होने लगती है। ठीक है? अगला टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट, सुधार, महाद्वीपीय प्रणाली और विदेश नीति। ठीक है? नेपोलियन बोनापार्ट रिफॉर्म्स, कॉन्टिनेंटल सिस्टम एंड फॉरेन पॉलिसी। ठीक है? तो इसमें क्या है नेपोलियन बोनापार्ट जो है नेपोलियन का उदय होता है किससे? ये फ्रांस की क्रांति से ही इसको अवसर मिलता है और ये कहता है कि मैं क्रांति का पुत्र हूँ। एक जगह क्या कहता है? कि मैं क्रांति पुत्र हूँ। क्योंकि इसका जन्म जो है फ्रांसीसी क्रांति से होता है। आगे चल कर के यही कहता है नेपोलियन जो है कि मैं क्रांति हँता हूँ। अर्थात मैंने क्रांति के जो मूल आधार थे उन्हीं को समाप्त कर दिया है। तो एक जगह कहता है मैं क्रांति पुत्र हूँ। ठीक है? तो हम इसकी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये क्रांति पुत्र है, क्रांति से कैसे इसका जन्म हो रहा है, कैसे ये उत्पन्न हो रहा है। और लास्ट में जाकर के ये कहता है कि मैं क्रांति हँता हूँ अर्थात मैंने क्रांति को समाप्त कर दिया है। मैंने क्रांति को हर लिया है, ठीक है? तो उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन-कौन सी गतिविधियाँ, कौन-कौन से तथ्य हैं,
कौन-कौन सी घटना है जो इसको क्या है ये क्रांति पुत्र के रूप में स्थापित करती हैं और कौन से तथ्य हैं जो इसको क्रांतिहंता के रूप में स्थापित करते हैं। इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ-साथ फिर इसके एक जो नेपोलियन है, नेपोलियन यूरोप में जितना युद्धों के लिए जाना जाता है, उससे ज़्यादा अपने सुधार के लिए जाना जाता है। इसने एक नेपोलियन कोड बनाया था। इसने नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था और कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो है बहुत सारे अच्छे काम किए थे, उसकी भी चर्चा करेंगे। बार-बार क्वेश्चन यहाँ से आता है। फिर एक इसकी एक पॉलिसी थी और वो पॉलिसी थी महाद्वीपीय व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ये ब्रिटेन को पराजित करना चाहता है। इसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जो है यूरोप में ब्रिटेन है, लेकिन ब्रिटेन से क्या है नौसैनिक युद्ध होता है और नौसैनिक युद्ध में ये पराजित होता है। जब नौसैनिक युद्ध में पराजित होता है तो ये अब ये प्लान करता है कि ब्रिटेन जो है व्यापारियों का देश है, बनियों का देश है। अगर इसके व्यापार को बंद कर दिया जाए, इसके आयात-निर्यात को बंद कर दिया जाए, तो ये क्या करेगा मुझसे समझौता करने पर बाध्य हो जाएगा। और उसी के लिए ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम लेके आता है, महाद्वीपीय व्यवस्था लेकर के आता है और आयात-निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है, ठीक है? लेकिन इसी क्रम में ये भूल जाता है कि केवल जो ज़मीन है, ज़मीन से जो व्यापार-वाणिज्य होता है, उसको तो तुम रोक सकते हो, समुद्र पर जब ब्रिटेन की नौसेना इतनी मजबूत है, तो समुद्र पर आप नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते, ठीक है? वहाँ भूल जाता है, दूसरा क्या गलती करता है, ये ब्रिटेन को अनाज चाहिए था, अनाज, गेहूँ ये सप्लाई करता था फ्रांस जो है और वो क्या करता है, ये महँगे दामों पर उसको अनाज सप्लाई करता रहता है। अगर अनाज नहीं देता तो हो सकता है कि समझौते की स्थिति पैदा होती, उतना अनाज ना मिल पाता ब्रिटेन को लेकिन खुद ही अनाज भेजता रहता है और यही महाद्वीपीय व्यवस्था इसके पतन का मार्ग प्रशस्त करती है, इसके डिक्लाइन में अपनी भूमिका निभाती है, ठीक है? और दूसरा ये लास्ट में इसकी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, किस तरीके से ये आपका इटली, जर्मनी, आस-पास के जो राज्य हैं, देश हैं, उन पर अपना प्रतिनिधि स्थापित करता है और वही विदेश नीति लास्ट में इसके पतन का भी कारण बनती है। कहा भी जाता है कि जैसे दक्षिण के फोड़े ने औरंगज़ेब को बर्बाद कर दिया, वैसे ही स्पेन के फोड़े ने स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया था। जिस प्रकार स्पेन में घटना होती है और उसी में ये उलझ जाता है और वहीं से इसके पतन का मार्ग प्रशस्त होता है, वैसे ही औरंगज़ेब 1681 में अपने बेटे अकबर द्वितीय का पीछा करते हुए दक्षिण भारत जाता है और 1707 में दक्षिण भारत में ही उसकी कब्र बन जाती है। ठीक है? वो ना तो दक्षिण भारत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले पाता है और उत्तर भारत से भी उसके राज्य का पतन शुरू हो जाता है। ठीक है? तो इसकी हम चर्चा करेंगे और तुलना भी करेंगे कि औरंगज़ेब और की जो दक्षिण भारत की जो दक्षिण पॉलिसी है, दक्कन पॉलिसी है और नेपोलियन की जो स्पेन के खिलाफ जो इसका वार था, जो पॉलिसी थी, उसमें क्या-क्या साम्यता है, क्या-क्या इसमें अंतर है। और लास्ट में हम देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के युद्ध में 1815 में पराजित होता है और पराजित होने के बाद में वियना कांग्रेस होती है। वियना में इसको पराजित करने वाले राज्य जो देश थे, राष्ट्र थे, वो सब मिलते हैं और फ्रांस के संदर्भ में, नेपोलियन के संदर्भ में इनकी एक मीटिंग होती है, जिसे वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और वियना कांग्रेस में ये इसके बारे में और आगे भविष्य के बारे में प्लान किया जाता है। उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से, किस तरीके से इसको फ्रांस को दबाने की कोशिश की जाती है, अलग-थलग करने की कोशिश की जाती है। ठीक है? और यहाँ से ये प्रक्रिया आगे शुरू होती है और आगे चलते-चलते इसमें आपका जो गतिविधियाँ हैं, जो नेक्स्ट जब पेपर शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो यूरोप है या विश्व का इतिहास है, जैसे हमने कहा हम जैसे हमारा जो स्टाइल है, हमारी जो शैली है कि निरंतरता और परिवर्तन के आधार पर पढ़ना। ठीक है? इसको एक सार के तौर पे हम आपको यहाँ बताते हैं कि देखिए पुनर्जागरण होता है, पुनर्जागरण के बाद में धर्म सुधार आंदोलन इसको कैसे जन्म दे रहा है, ग्लोरियस क्रांति और उसके अमेरिका क्रांति, यूरोपीय जो पुनर्जागरण होता है, पुनर्जागरण कहीं न कहीं अमेरिकी क्रांति को बढ़ावा देता है, फ्रांस की क्रांति को भी अपना योगदान देता है। चिंतकों की इसमें भूमिका बढ़ जाती है, ठीक है? और ये फ्रांस की क्रांति जो है किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट को जन्म दे रही है और ये नेपोलियन बोनापार्ट कैसे फ्रांस की क्रांति का हनन करता है, उसका हंता बनता है और उसके बाद में वियना कांग्रेस, ठीक है? आगे जब पढ़ाएँगे उसमें भी बताएँगे कि किस तरीके से वियना कांग्रेस के बाद में पृष्ठभूमि निर्मित होती है, राष्ट्रवाद का विकास होता है और इटली और जर्मनी का एकीकरण होता है और इटली, जर्मनी का एकीकरण कैसे जो है वो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में आपकी जो
पेरिस संधि होती है, वो संधि जो है, वो संधि के बाद में किस तरीके से जो संधि होती है और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में वो और 1919 29 29 की आर्थिक मंदी, ये दोनों मिलकर के कैसे हिटलर में जर्मनी में हिटलर का उदय और इटली में मुसोलिनी का उदय, इधर जापान और इनके बाद में कैसे जो है ना ये तानाशाह के रूप में स्थापित होते हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनता है। ठीक है? तो घटनाएँ क्या हैं? घटनाएँ एक-दूसरे से निरंतरता और परिवर्तन के साथ जुड़ी रहती हैं और अगर हम निरंतरता और परिवर्तन के साथ पढ़ते हैं, तो हम क्या है 70% इतिहास हमको एक तो पढ़ना नहीं पड़ता है और दूसरा चीज़ों को याद करना, दूसरों चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो इसकी ये विधिवत के सा क्लास जो हैं आपकी अब शुरू होने वाली हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़िए और इस क्लास से अपना लाभ लीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक हम लेंगे अल्प विराम, तब तक के लिए जय हिंद।